नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हस्तिनापुर की हवा में उत्सव की महक थी। 2020 टाइप कोई धूम धड़ाका आयोजित किया जा रहा था, लेकिन लोगों को बताया गया कि 2020 नहीं G20 होगा। सड़कें सजाई जा रही थी, झालर बत्तियां लटकाई जा रही थी, रंगीन फव्वारों से हस्तिनापुर चकाचक लग रहा था। एकदम लाक्षागृह टाइप माहौल था। इसी माहौल में धृतराष्ट्र दरबार पहुंचे थे। संजय भी हाथ में राखियों की लंबी लड़ी बंधवा कर पहुंचे थे। लग रहा था कि अंतःपुर की सभी बहनों ने इस बार उन्हें ही राखी बांध दी है। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में मची सरगर्मियों की कुछ कुछ भनक थी। उड़ती पड़ती खबर उनके कानों तक पहुंची थी कि आने वाले हफ्ते डंकापति कोई नई इवेंटबाजी करने जा रहे हैं। एक राखी धृतराष्ट्र की कलाई में भी बंधी थी, जिसे वो बार बार टच कर रहे थे। टच करने की प्रक्रिया में उन्होंने संजय से पूछ लिया, और बताओ राखी कैसी बीती। संजय ने बेहद स्थिति प्रज्ञ भाव में कहा, जो कट जाए वही अच्छा है महाराज। धृतराष्ट्र को यह जवाब खटक गया। उन्होंने पूछा, इतना नैराश्य क्यों विप्रवर। निराशा की ही बात है महाराज, संजय ने तत्काल जवाब दिया। इस बार राखी पर जेब कट गई। धृतराष्ट्र ने कहा, वो कैसे। संजय ने कहा, मेरी नहीं, डंकापति की जेब कट गई महाराज। धृतराष्ट्र अचानक से चौकन्ना हुए। संजय जारी रहे, प्रति बहन 200 रुपए जेब कट गई है डंकापति की इस राखी के मौके पर। यह कहकर उन्होंने एक वृत्त चित्र चला दिया। रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे, और ये असल में खुशखबरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। सभी 33 करोड़ कंज्यूमर्स के लिए घरेलू गैस की कीमतों पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिए गए हैं। ये महंगाई की मार झेल रही जनता को मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर जो तोहफा दिया है, उससे महिलाएं खासी खुश हैं। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर, क्योंकि राखी का त्योहार है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। LPG सिलेंडर पर कम किए गए हैं 200 रुपए। इसके बाद संजय फिर से निराश हो गए। यह बात धृतराष्ट्र को फिर से नागवार गुजरी। उन्होंने फिर से पूछा, निराशा क्यों। संजय ने फिर से कहा, बड़े दिनों बाद डंकापति को बहनों की याद आई महाराज। बहनें 3 महीने से मणिपुर में रिरिया रही थी। संजय आगे बोले, बहनें जंतर मंतर पर भी महीनों तक इज्जत बख्शने की गुहार लगा रही थी। लेकिन डंकापति ने बहनों की सुध नहीं ली। तब धृतराष्ट्र ने बिना जजमेंटल होते हुए कहा, क्या पता डंकापति राखी का ही इंतजार करते रहे हों। सरप्राइज देने के आदी हैं अपने डंकापति। शायद सोच रखा हो कि राखी के पवित्र पर्व पर सारी बहनों का कर्ज एक साथ चुकता करेंगे। संजय ने कहा, बात तो आपकी सही है महाराज। भले ही साल भर बहनों की याद आए ना आए, राखी के दिन सारी याद एक साथ अदा करने की हमारी समृद्ध भारतीय परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ जन विश्वास है कि पाप चाहे जितने भी कर लो, गंगा जरूर नहा लेना। एक दिन गंगा नहाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक राखी पर बहनों को 200 रुपए का गिफ्ट देकर बहनों का सारा दुख दूर कर दिया डंकापति ने। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय सरकास्टिक हो रहा है। उन्होंने टोक दिया, बहनों को लेकर इतना तुम भावुक क्यों हो रहे हो। संजय ने कहा, मैं क्या महाराज, पूरा देश ही भावुक है। खासकर डंकापति के दरबारी हुड़क चुल्लू एंकर आए। नरेंद्र मोदी का वो काम जिसने करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बचाई। नरेंद्र मोदी का वो काम जिसने करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बचाई। जान बचाने वाली बात धृतराष्ट्र को खटक गई। उन्होंने पूछा, जान बचाने की नौबत आई क्यों। तब संजय ने धृतराष्ट्र से एक कहानी सुनाने की इजाजत मांगी। धृतराष्ट्र ने इजाजत दी। संजय ने कहानी शुरू की। कहानी बिग बिलियन डेज सेल की है। कहानी कुछ यूं कि दुनिया भर की कुछ बड़ी ऑनलाइन कंपनियां साल के कुछ दिनों में अपना सामान मिट्टी के भाव बेचने का डंका पीटती हैं। लेकिन ये जो मिट्टी के भाव बेचने का दावा है, उस पर जानकारों की राय है कि बिग बिलियन सेल सिर्फ धोखा है।
जिस सामान को बिग बिलियन सेल में सस्ता होने का दावा किया जाता है, उसकी सही कीमत दरअसल 2 महीने पहले ही फर्जी तरीके से बढ़ा दी जाती है और फिर बिग बिलियन सेल के नाम पर उसी कीमत को घटाकर स्टिल प्रॉफिटेबल प्राइस पर बेच देती है। इसी को कंपनियां मिट्टी के भाव कहती हैं। धृतराष्ट्र संजय की इस छंटी हुई अंग्रेजी और घुमावदार कहानी से चकरा गए। फिर टोंकते हुए बोले, इस चोरी चकारी का डंकापति के राखी वाले उपहार से क्या लेना देना। संजय ने कहा, मैंने तो बस एक दंत कथा सुनाई थी महाराज। सिलेंडर की बात तो आप सीधे सिलेंड्रेला देवी से ही सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसका लेना देना राखी से है या नहीं। राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। संजय जारी थे। वैसे तो आर्यावर्त में लोकतंत्र है और सारे फैसले कैबिनेट की बैठकों में लिए जाते हैं, लेकिन जब से डंकापति आए हैं सारे फैसले, सारी सौगातें वही लेते और देते हैं। बाकी मंत्रिमंडल के लोग सिर्फ उनके नाम का झाल और मजीरा बजाते हैं। 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के उनको 200 रुपए की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। दाम कम किए गए हैं। ये राखी और ओणम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़ी सौगात तो It is motivated out of a genuine sense of feeling for your citizens, and it is a brother's gift to his sisters. श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को एक बहुत बड़ा उपहार ये दिया है कि जो 200 रुपए, और उज्ज्वला में ऑलरेडी पहले से उसमें जो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, उसके अलावा ये 200। Today the honorable prime minister, as a loving brother, has reduced the LPG cylinder cost by 200 rupees. धृतराष्ट्र अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं हुए थे, सो उन्होंने थोड़ी और व्याख्या की मांग रखी। तब संजय ने एक आंकड़े के जरिए तस्वीर साफ करनी चाहिए। उसका मजमून कुछ यूं था कि 100 रुपए का सामान था, उसे पहले डंकापति ने 400 रुपए का कर दिया, फिर चुनाव आ गए, तब 400 रुपए का सामान 300 रुपए में कर दिया। बस इस तरह जनता को यह बताया गया कि बहनों को राखी का तोहफा दे दिया गया। धृतराष्ट्र इस आर्थिक सैलाब में गोते लगा रहे थे और बेसब्री से बाहर निकलना चाहते थे, सो उन्होंने पूछा, कुछ और कहो डंकापति की, क्या आर्यावर्त में सिर्फ राखीबाजी ही हो रही है? संजय ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, लगे हाथ कुछ और इवेंटों की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है डंकापति ने। मसलन संसद का विशेष अधिवेशन बुला लिया है उन्होंने। मोदी सरकार ने संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया कि यह सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है। धृतराष्ट्र को बेचैनी हुई। उन्होंने पूछा, यह अधिवेशन क्यों बुलाया गया? संजय ने कहा, डंकापति लीला में विश्वास करते हैं। पहले से लोगों को पता चल जाए तो फिर लीला का क्या मतलब? प्रोपेगेंडा की पहली शर्त है कि एजेंडा गुप्त रहे, पर जानकारों की माने तो यह मास्टर स्ट्रोक है डंकापति का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा बम फोड़ दिया। भाई विपक्ष अपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए मुंबई में बिजी है और उसी वक्त दिल्ली से खबर आ गई कि संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। विपक्ष के नेता मुंबई मीटिंग को लेकर बड़े एक्साइटेड, सब नेता मुंबई पहुंच गए, लेकिन आज डिनर पार्टी के पहले ही पीएम मोदी ने धमाका कर दिया। अब सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि चुनावी परीक्षा से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर ही रीसेट कर दिया है और अब जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसकी गाइड या उसकी कुंजी राजनीति के बाजार में उपलब्ध है ही नहीं। And welcome, ladies and gentlemen. The entire national capital and the whole country is in an absolute tizzy about what the special session of Parliament is going to be about. Yes, ladies and gentlemen, there was a sudden announcement a little late in the afternoon today, early evening, where the government announced that there is going to be a special sitting. I correct myself, a special session of Parliament, not a one-day sitting. A full 5-day session of Parliament, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd, ladies and gentlemen, of September. धृतराष्ट्र ने कहा, मास्टर स्ट्रोक तो ठीक है, पर मकसद तो कुछ नेक ही होगा डंकापति का। संजय ने कहा, अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि डंकापति ठहरे खास आदमी। वो संसद के आम सत्रों में न तो जाते हैं न बोलते हैं। आम मौके पर खास आदमी को बोलना भी नहीं चाहिए। यही सब सोचकर शायद उन्होंने खास अधिवेशन बुलाया है। रियाया उम्मीद से है कि इस विशेष अधिवेशन में डंकापति जमकर बोलेंगे। इतना ही नहीं, लगे हाथ उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया है कि जब देश एक है तो चुनाव कई सारे क्यों, इसलिए अब वो एक देश में एक चुनाव का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक देश एक चुनाव के मामले में यहाँ पर समिति की अधिसूचना जो है वो अब जारी हो गई है। 8 सदस्यों की समिति ये बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे, इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। संजय ने बोलना जारी रखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब एक देश एक चुनाव होगा। डंकापति को लगता है कि एक ही बात उन्हें साल भर अलग अलग तरीकों से अलग अलग चुनावों में बोलनी पड़ती हैं। इससे गले पर जोर पड़ता है और पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाता है।
बिहार के लोग इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं मजबूती से। संजय के यह कहते कहते माता सरस्वती ने न जाने क्या मतिभ्रम पैदा किया कि संजय की जुबान से डंकापति के एक बहुत करीबी मित्र का नाम बेसाख्ता निकला, अडानी। संजय के मुंह से यह नाम बस निकला ही था कि धृतराष्ट्र भी हड़बड़ा गए। चट्टान की अवस्था में वो पहले ही पहुंच गए थे। इस नाम ने उन्हें अंदर से विचलित कर दिया। यह नाम न डंकापति सुनना चाहते हैं न धृतराष्ट्र। सो न चाहते हुए भी वो सिंहासन से खड़े हो गए और अंतःपुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। 1100 रुपए के गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी पिछले हफ्ते हुड़क-चुल्लुओं के झुंझुने की सबसे बड़ी वजह रही। सुशांत सिन्हा ने 200 की छूट के मौके पर सीधे झूठ बोलने का फैसला किया और पूरे देश को गुमराह कर फेक न्यूज फैला दी। सिलेंडर पर जो 400 रुपए की छूट मिली है, उसके अलावा और क्या दे रहे हैं पीएम मोदी, आज उसके बारे में बताऊंगा। सिलेंडर पर जो 400 रुपए की छूट मिली है, उसके अलावा और क्या दे रहे हैं पीएम मोदी, आज उसके बारे में बताऊंगा। अब आप सच जान लीजिए। दरअसल सामान्य सिलेंडर उपभोक्ता के लिए 200 रुपए की छूट ही सरकार ने घोषित की है, लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, तो उनकी छूट 400 रुपए की हो जाएगी, जबकि बाकी सबके लिए सिर्फ 200 रुपए ही रहेगी। लेकिन चाटुकारिता और चापलूसी की रेस में लगे सिन्हा ने एक राष्ट्रीय चैनल के पर्दे पर पूरे देश से झूठ बोला कि 400 की छूट। चैनलों पर भाजपा के हर प्रवक्ता और हुड़क-चुल्लू एंकरों ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का जिक्र किया और उन्हें इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बताया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट। लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फायदा हुआ है। लगे हाथ जिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का जिक्र किया जा रहा है, उनकी गैस सिलेंडर खरीद पाने की क्षमता और स्थिति का भी आकलन कर लेते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का यह बयान 2022 का है। तो तेली जी ने 1 अगस्त 2022 को राज्यसभा को बताया कि साल 2021-22 में उज्ज्वला योजना के 92 लाख लाभार्थियों ने अपना सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाया। आगे उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने सिर्फ एक बार अपना सिलेंडर भरवाया। इस तरह करीब 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार या 0 बार अपना सिलेंडर भरवाया है। इसी जनता के लिए 200 रुपए की छूट की घोषणा करने के बाद सारा हो हल्ला मचाया जा रहा है। तो फिर ये राखी का 200 रुपए प्रति सिलेंडर गिफ्ट किन बहनों के लिए है? जाहिर है यह छूट उस मध्य वर्ग के लिए है जो संयोग से भाजपा का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, यह रेवड़ी नहीं है। यह राखी का पवित्र तोहफा है जो भाई साहब ने अपनी बहनों को दिया है। जाहिरन इसमें वो 2 करोड़ बहनें काउंट नहीं होंगी जिनकी हैसियत दोबारा अपना सिलेंडर भरवाने तक की नहीं है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि ये वो 2 करोड़ बहनें हैं जिनकी सबसे बड़ी मजबूरी पैसा और महंगाई है। अब के घर आए तो देखा चूल्हे पर खाना बन रहा है, तो सिलेंडर नहीं है। अपने दाम से ले रहे हैं और खत्म हो चुका है। हाँ। तो कब खत्म हुआ? अरे 1 महीना हो गया हुए खत्म है। तो कब भरवाइएगा? अरे पैसे नहीं ना, क्या करे, भादों लागे दिकदारी बीमारी में पड़ा रहे हैं। हाँ, कहाँ से पैसा रहा है। इसके कारणों की पड़ताल बताती है कि जिन्होंने नहीं भरवाया उन्होंने महंगाई को इसकी वजह बताया। यह भी ध्यान रखिए कि राज्यसभा में यह आंकड़े 21-22 के हैं। तब गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपए थी। फिलहाल यह 1103 रुपए है। इस वक्त उज्ज्वला वालों की क्या हालत होगी अभी तेली जी ने राज्यसभा को नहीं बताया, इसलिए हमें भी नहीं पता है। पिछले ही हफ्ते फिल्म सिटी 16A की बैरकों में टेलीविजन मीडिया के पहले आओ पहले पाओ पुरस्कारों की मंडी लगी। इसकी टैगलाइन थी, झोला भर के पैसा लाओ और बोरा भर के अवार्ड ले जाओ। किलो के भाव बिकी ट्रॉफियों में विजेता की मनचाही श्रेणी के अवार्ड बिकने के लिए उपलब्ध थे। जहरीले ऑफ द ईयर अवार्ड इनको गया और डेलुलू लैंड अवार्ड के सबसे योग्य उम्मीदवार ये रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि शोले एक ही बार बनती है और रमेश सिप्पी भी दोबारा शोले नहीं बना पाए।
जो मैं शो कर रहा था उसने इतनी ऊंचाइयों को छू लिया था कि लोग ये कहते थे कि दोबारा किसी शो को उतनी सफलता नहीं मिल सकती। ये मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा चैलेंज था और मुझे खुशी है कि आप सब ने एक्नॉलेज किया मेरी दूसरी कोशिश को। अच्छा, अवार्ड का फैसला करने वाली जूरी को भी आप जान लीजिए, ये और ये। इस जूरी ने बाकायदा आपस में झोटा नुचौवल और कुकुर झांझों के बाद विजेताओं के नाम तय किए। अब आप कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। ये पुरस्कार लगभग हर उस टेलीविजन में काम करने वाले को मिलता है जिसने 25,000 रुपए की एंट्री फीस भरी है। इंडिया टुडे ग्रुप ने दावा किया कि उसे कुल 111 अवार्ड मिले। Once again, India Today wins Best Channel of the Year. इस हिसाब से कुल खर्चा हुआ 111 गुना 25,000, यानी इंडिया टुडे समूह ने लगभग 28 लाख रुपए इन पुरस्कारों के लिए खर्च कर दिए। अब आप समझिए कि इस खर्च की भरपाई कहां से होगी। यह भरपाई होगी सरकारी और कॉरपोरेट के विज्ञापनों से, और जिनका पैसा जेब में होगा उनकी खबर जुबान पर कैसे होगी। भारत में पत्रकारिता की दुर्दशा की यही वजह है। यह समय है आपके सहयोग से, आपके समर्थन से मीडिया संस्थान खड़ा करने का। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री सिर्फ अपने सब्सक्राइबर की मदद से काम करता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। यह अडानी समूह से जुड़ी खबर है जिसे द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स और OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने उजागर किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद एक बार फिर से अडानी ग्रुप को झटका देने वाली यह रिपोर्ट क्या है? इसी साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों में हेरफेर का आरोप लगाया था। उस वक्त गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। इस रिपोर्ट के आते ही उनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर से घटकर 39 अरब डॉलर के आसपास रह गई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप टैक्स हेवन देशों के जरिए फर्जी तरीके से अपनी कंपनियों के शेयर की कीमतों को बढ़ाते हैं। 31 अगस्त को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने OCCRP के दस्तावेजों के आधार पर छपी रिपोर्ट में दावा किया कि टैक्स हेवन देश मॉरिशस में 2 फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF और EM रिसर्जेंट फंड EMRF ने 2013 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में मोटा पैसा लगाया और इनके शेयरों की खरीद फरोख्त की। इन दोनों फंड्स में पैसा लगाने वाले 2 चेहरे भी सामने आए। इनमें से एक UAE का नासिर अली शाबान अहली और दूसरा ताइवान का चांग चुंग लिंग है। यह थोड़ा जटिल मसला है, इसलिए ध्यान से समझिए। इन दोनों निवेशकों ने अपना 100% निवेश अडानी समूह की कंपनियों में किया और कहीं नहीं। इसी तरह एक और फंड है, बरमूडा स्थित ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड GOF। इस फंड से भी सारा पैसा अडानी समूह में लगाया गया। 2017 तक नासिर अहली और चांगचुंग लिंग का अडानी समूह में कुल निवेश भारतीय मुद्रा में 3,550 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, EM रिसर्जेंट फंड और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड से अडानी समूह के रिश्तों को जोड़ने वाले ईमेल, कंपनी के दस्तावेज OCCRP ने हासिल किए। इसके मुताबिक गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की मॉरिशस और UAE में स्थित शेल कंपनियों एक्सेल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को EIFF, EMRF और GOF की ओर से जून 2012 से अगस्त 2014 के बीच $14 लाख दिए गए। इसी तरह OCCRP को मिले दस्तावेज बताते हैं कि अहली और लिंग, जो कि शेल कंपनियों के एक भारी भरकम जाल में छिपे थे, ये दोनों विनोद अडानी के साथ कई कंपनियों में साझा डायरेक्टर थे। OCCRP की पड़ताल कहती है कि EIFF, EMRF और GOF विनोद अडानी के कहने पर भारत स्थित अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। इसका मतलब यह है कि EIFF, EMRF और GOF जैसे फंड सिर्फ मुखौटा थे जिनके जरिए विनोद अडानी भारत में अडानी समूह की कंपनियों में भारी पैसा डलवा रहे थे और इसके जरिए कंपनी की वित्तीय स्थिति को बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे थे।
इसका असर यह हुआ कि बाजार में अदानी समूह की एक बनावटी छवि पेश की गई, जिसका फायदा उठाकर शेयरों की कीमतों में मनमाना बदलाव किया गया। दूसरी गड़बड़ी फ्लोटिंग शेयरों के अनुपात में की गई, जो कि सेबी के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस नियम के मुताबिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 25% शेयर आम लोगों को लेन देन के लिए मुक्त रखा जाता है। प्रमोटर सिर्फ 75% शेयर ही अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन नासिर अहली और लिंक के पास अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में 8 से लेकर 14% के बीच फ्री फ्लोटिंग शेयर थे। ये 4 कंपनियां अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन थी। अब अगर इनके अदानी परिवार से रिश्ते के चश्मे से देखें तो छिपे रूप में अदानी परिवार की हिस्सेदारी 75% से कहीं ज्यादा हो जाती है। इस नियम का उल्लंघन ये संकेत देता है कि शेयरों की कीमतों में कृत्रिम रूप से छेड़छाड़ की गई। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत भी मिलते हैं और इस सबसे सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की ही रिसाइकिल कॉपी है। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि OCCRP के पीछे दिग्गज निवेशक जॉर्ज सोरोस की भूमिका है और यह विदेशी साजिश है। OCCRP के फंड और सोरोस की भूमिका के बारे में भी जान लीजिए। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OCCRP में उसी तरह चंदा देती है जैसे रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, फोर्ड फाउंडेशन और ओक फाउंडेशन आदि। इतना ही नहीं, कई देशों की सरकारें भी OCCRP को चंदा देती हैं। इनमें फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क आदि शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सोरोस के चंदा देने से OCCRP की रिपोर्ट में सामने आई धांधलियां कम हो जाती हैं या फिर झूठी हो जाती हैं? क्या भारत में ये फाउंडेशन विभिन्न योजनाओं को फंड नहीं करते? रॉकफेलर, फोर्ड सबकी भारत सरकार के साथ साझेदारी रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, शूट द मैसेज नॉट द मैसेंजर। अडानी समूह और कई अन्य लोग यहां पर यही कर रहे हैं। खबर की गुणवत्ता पर बात नहीं हो रही, खबर लाने वाले को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में भारत की शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक जिस दौरान अदानी ग्रुप में कथित तौर पर गैरकानूनी फंडिंग की गई, उस दौरान सेबी के चीफ उपेंद्र कुमार सिन्हा थे। 2014 की शुरुआत में सेबी को अडानी समूह की गड़बड़ियों के सुराग मिल गए थे। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों की सूचना दी थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेबी ने इन गड़बड़ियों की ओर से अपनी आंखें मूंद ली, ऐसा आरोप इस रिपोर्ट में लगाया गया। इसी साल मार्च में सेबी के तत्कालीन अध्यक्ष सिन्हा को अदानी समूह की मीडिया कंपनी NDTV का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और निदेशक बना दिया गया। जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी भारत सरकार और सेबी ने अदानी समूह की जांच या कार्रवाई से परहेज किया। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की 2 स्तरीय जांच कराने का फैसला दिया। पहला, एक 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसका काम था अदानी मामले में सेबी की भूमिका की जांच करना और पता लगाना कि क्या सेबी अपनी नियामक भूमिका से समझौता कर रहा था। और दूसरा आदेश सेबी के लिए था कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगे आरोपों की जांच करे। एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट के 4थे अध्याय में सेबी की गतिविधियों और कार्रवाइयों के आधार पर लिखा है कि अदानी समूह गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े एक विशाल घोटाले का रचयिता है। दूसरी तरफ सेबी ने इस मामले में 25 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सेबी ने बताया कि उसने कुल 24 पहलुओं की जांच की है। सेबी ने यह भी बताया कि वह अपनी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। हालांकि इन सालों के दौरान सेबी ने अदानी समूह के ऊपर क्या कार्रवाई की वह अभी सामने नहीं आया है। इतने गंभीर मसले के बाद अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है, जिसे विष्णु नारायण ने किया है। बिहार के रोहतास जिले में बने डालमिया नगर सर्वेंट क्वार्टरों में पीढ़ियों से रह रहे लोगों का घर छीनने की नौबत है। रोहतास इंडस्ट्रीज के दिवालिया होने और पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इन्हें क्वार्टर खाली करने का निर्देश मिला है। तो 100 वर्षों से नाता है हमारा रोहतास इंडस्ट्री से, लेकिन अब बुरे समय में अब जो क्वार्टर बना, घर बना, बेटा बेटी के शादी विवाह किए, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। हम यहाँ के टेनेंट हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय, कंपनी जज
समाको पदाधिकारी हमें निर्धारित मूल्य तय किए हैं कि आप हमारे आवास में रहिए और भाड़ा दीजिए, तो हम उनके किराएदार हुए? अगर उनके हम किराएदार हैं तो हम अनऑथराइज कैसे हुए? अवैध कब्जाधारी क्यों है? हजारों एकड़ में अगर कम से कम 100 एकड़ इन लोगों को जमीन दे दिया जाए तो 100 एकड़ में ये सभी 1441 घर जो है 100 एकड़ में बस जाएंगे। फिर भी 900 एकड़ सेल करने के लिए जगह है, काफ़ी जगह है, तो बाकी जगह को सेल करे, अपने ढंग से सेल करे। इन लोगों का उस पर कोई नहीं कहना है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।